अगर आपने इस सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यांगजिंग इलाज करवाने के बाद सीधा सीईओ के पास जाती है और कहती है कि बायजू की हालत ठीक हो गई है और वो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगा। लेकिन सीईओ यहाँ पे कहता है कि हमें अब वैसे भी बायजू की ज़रूरत नहीं है, हम उसको जल्दी ही बैन कर देंगे, उससे कहना कि वो आराम करे। सीईओ ये भी कहता है कि अब तो हमें फ़ायदा होने लग गया है जीरोई की वजह से, और तुम चाहती हो इस कंपनी में रहना तो तुम जीरोई की असिस्टेंट बन जाओ। हमने तो तुम्हें पहले से ही ऑप्शन दे रखा है कि ताकि तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी ना पड़े। लेकिन यांगजिंग नहीं मानती सीईओ की बात और कहती है कि मैं बायजू का साथ और हमेशा सपोर्ट दूंगी और इस टाइम पे उसको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। यांगजिंग और बायजू को पता चल जाता है कि उनके अंकल कहाँ पे गए हुए हैं, तो वो तुरंत वहाँ पे चले जाते हैं अपने अंकल से मिलने के लिए। बायजू अंकल से कहता है कि हम आपको कब से ढूंढ रहे थे और आप ऐसे छुप क्यों गए और आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि आप इतने बड़े सिंगर हैं। बायजू अंकल से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप हम मेरे को गाना गाना सिखाएंगे, प्लीज़ मुझे गाना गाना सिखा दीजिए। अंकल पहले तो नहीं मानते, लेकिन बाद में जब यांगजिंग भी रिक्वेस्ट करती है अंकल से तो अंकल मान जाते हैं और तैयार हो जाते हैं बायजू को सिंगिंग सिखाने के लिए। बायजू अंकल के बगल में बैठ के पियानो ही बजा रहा होता है, लेकिन अंकल को पसंद नहीं आता और कहते हैं कि तुम में अभी रिदम की कमी है। बायजू को थोड़ा बुरा लगता है इस बात पे। पियानो पे अंकल उठते हैं और सारे कुछ कांच की गिलासेस में पानी डालते हैं और कहते हैं कि सिंगिंग मतलब सिर्फ लर्न करना नहीं होता, उसको महसूस करना होता है, और थोड़ा बहुत सिंगिंग के बारे में बताते हैं और फिर उन कांच की गिलासेस को बजाने लग जाते हैं जिसमें से बहुत ही अच्छी धुन निकलती है। अंकल को गाना बजाता हुआ देख के अंकल से बायजू काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे बायजू सिंगिंग का असली मतलब समझता है। लियूयान यूहान को प्रपोज करता है और शुरुआत में तो यूहान मना करती है, लेकिन बाद में कहती है कि ये बॉक्स यहाँ पे छोड़ के चले जाओ और किसी को बाहर बताना मत। तो इसका मतलब यूहान ये कहना चाहती थी मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ और बाहर किसी को बताना मत। बायजू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और अंकल सबसे पहले बायजू को फूंक मारने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये फेदर को तुम्हें फूंक मारना है ताकि ये हमेशा हवा में रहे, इसको नीचे गिरने नहीं देना, और काउंट करना है कि तुम कितने टाइम तक इसको हवा में रख सकते हो। बायजू अब काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा करने लग गया था और वो अंकल को कहता है कि अब मैं इसमें अच्छा करने लग गया हूँ तो अब आगे सिखाइए, मेरे को अब सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी भी अंकल कहते हैं कि अभी भी तुम सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम दूसरा टास्क करोगे। अब अगला टास्क बायजू को ये मिलता है कि उसे मोमबत्ती को जला के और फिर उसको दूर से थोड़ा फूंक मारना है और एक ही सांस में वो मोमबत्ती जो है बुझ जानी चाहिए। बायजू सारी बात सुनता है अंकल की और कभी कभार थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। यांगजिंग उसको बार बार मिलने आती है बायजू को, और बायजू कहता है यांगजिंग को कि तुम्हें देख के मैं हमेशा से जो है टेंशन फ्री हो जाता हूँ और जितनी भी मेरी थकान होती है वो मिट जाती है। बायजू और यांगजिंग की सारी बातें बायजू के फादर का मैनेजर रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये सारी रिकॉर्डिंग बायजू के फादर को दिखा के आ जाता है, और जैसे ही उसके फादर देखते हैं बायजू के तो वो कहते हैं कि ये लड़की बहुत ख़राब है यांगजिंग, और ये सिर्फ अमीरी देख रही है, बायजू काफ़ी अमीर है इसलिए पैसों के पीछे पड़ी हुई है, और ये मेरे बेटे को इतना कब्जे में कर रखा है कि बायजू उसकी सारी बातें सुन रहा है। कंपनी का सीईओ एक मीटिंग बिठाता है और फाइनली वो कह देता है कि हम बायजू का वैसे भी बैन करने वाले हैं और अब हम जीरोई पे ध्यान देंगे। जीरोई काफ़ी अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए, अब हम उस पर ही सारा ध्यान देंगे। और कंपनी का कोई भी मैनेजर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपने सीईओ के खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकता, वरना उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। पंखों को फूंक मारना और मोमबत्ती को बुझाने के बाद अब बायजू अंकल से कहते कि अब हम क्या करेंगे आगे। अब यहाँ पे अंकल जो है ड्रम बजाना सिखाते हैं और सबसे पहले अंकल खुद बजाते हैं और अंकल इतना अच्छा बजाते हैं और इतनी फास्ट बजाते हैं पूछो मत। अगली बारी बायजू की होती है। बायजू जैसे ही बजाने लग जाता है ड्रम, लेकिन वो अच्छे से नहीं बजा पा रहा होता है और अंकल उसको बार बार कह रहे होते हैं फास्ट बजाओ, थोड़ा तेज बजाओ, तुम इतने जवान हो और तुम इतना ढीले क्यों बजा रहे हो। ड्रम बजाते बजाते बायजू के हाथ में भी चोट लग जाती है और हाथों से खून भी निकल रहा होता है। बायजू काफ़ी कोशिश करता है सीखने की और बीच बीच में उसको गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल रखता है।
जीरू यांगजिंग से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो यांगजिंग के सीधा घर जाता है और यांगजिंग से कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने मेरा प्रपोजल कैंसिल कर दिया, मतलब कि कंपनी ने तुम्हें बोला था कि मेरा असिस्टेंट बन जाओ तो तुम बनी नहीं, वरना तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, तो तुम मेरी असिस्टेंट क्यों नहीं बनी। यांगजिंग कहती कि ऐसे मुझे नहीं बनना था तुम्हारा असिस्टेंट। इस पे जिरुई कहता है कि कहीं तुम इस वजह से तो मना नहीं करा कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था लाइक करने के नाम पे। तो जिस पे यांगजिंग कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से और कुछ सोच समझ के तुम्हें मना करा है कंपनी को भी। जीरू यांगजिंग के बगल में जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो और मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी। जिस पे यांगजिंग उसका हाथ छुड़वा लेती है, इसका मतलब यांगजिंग नहीं चाहती है अब जीरुई के साथ रिलेशनशिप में आना। यांगजिंग हाथ छिड़वाने के बाद जिरुई कहता है कि क्या तुम बाइजू को लाइक करती हो। जिस पे यांगजिंग कोई जवाब नहीं देती है और कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। कंपनी का सीईओ मीडिया बैठाता है और सब जगह ऐलान कर देता है कि अब हमने बाइजू को बैन कर चुके हैं और अब बाइजू गाना नहीं गाएगा आगे। ये बात ऐलान होते ही सीईओ की वाइफ के पास जाती है यांगजिंग, लेकिन उसकी वाइफ भी बोलती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें अगर जॉब चाहिए तो तुम हमारी असिस्टेंट बन सकते हो जिरुई की, और इससे हमें डबल फ़ायदा होगा। जिरुई भी काफ़ी अच्छा है और तुम भी काफ़ी अच्छी असिस्टेंट हो, इससे हमें डबल फ़ायदा होगा। लेकिन यांगजिंग अब वहाँ से चली जाती है। यांगजिंग लियू यान और यूहान के पास भी जाती है जो कि डायरेक्टर थे, तो वो भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो सीईओ ने कहा है, हमारी नौकरी भी खुद छिन जाएगी वरना। लियू यान फिर से ये बात छेड़ता और कहता है कि तुम जिरुई के असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाती, तुम तो काफ़ी अच्छी हो और तुम्हारी वजह से जिरुई को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यांगजिंग कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बंद कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बाइजू को हमेशा सपोर्ट करूँगी। यांगजिंग के जाने के बाद यूहान कहती है लगता है कि यांगजिंग जो है बाइजू को लाइक करने लग गई है, और लियू यान कहता है कि देखते ही ये कब तक बाइजू के साथ सपोर्ट करेगी और कब तक उसके साथ रहेगी और उसके साथ उसकी मदद करेगी उसको आगे बढ़ाने में। जब यांगजिंग ये बात बाइजू को बताती है तो बाइजू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब मैं आगे प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं इतने टाइम से इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ अच्छी हो जाए और मैं काफ़ी इम्प्रूव्ड हो जाऊँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, अब तो उन्होंने मुझे बैन कर दिया है। और वो यांगजिंग पे काफ़ी चिल्लाता है और वहाँ से चले जाता है। 可以回家歇着了。 काफ़ी चिल्लाने के बाद बाइजू को एहसास होता है कि मैं यांगजिंग पे खाली चिल्लाया, और बाइजू के घर में कोई आता है तो बाइजू कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं चिल्लाना चाहता था, तुम तो मुझे सपोर्ट ही कर रही थी। लेकिन वो यांगजिंग नहीं होती, वो बाइजू की बहन फांगिरान होती है और कहती है कि तुम अभी अपनी गलती का एहसास हुआ और तुम अभी भी यांगजिंग को लाइक करते हो और वो तुम्हें इतने सपोर्ट करती है, और फांगिरान यही कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द यांगजिंग को प्रपोज कर लेना चाहिए। यांगजिंग की फ्रेंड ज्यूरी के बगल में बैठी होती है और ऐसी बात कर रहे होते हैं वो आपस में, जिस पे यांगजिंग की फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी लाइक करती हूँ, तो तुम क्या मुझे लाइक करते हो, और तुम भले ही मुझे लाइक नहीं करते हो लेकिन मुझे तुमसे लाइक करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। जीरी वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है कि मुझे इस बात पे कोई भी बात नहीं करनी, जिस पे यांगजिंग की फ्रेंड रोकती है और कहती है कि तुम मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं देते, अब तो तुम्हें यांगजिंग ने भी मना कर दिया है। जिस पे वहाँ पे जीरी उस पे चिल्लाता है और कहता है कि मैं अभी भी यांगजिंग को ही लाइक करता हूँ। यांगजिंग भी अपना सारा सामान उठा के अपने घर जा रही होती है और कंपनी के 2-3 स्टाफ कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई सी भी पैसों की ज़रूरत होगी तो हमें बता देना। यांगजिंग जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त सारा सामान अपना पैक करके जा रही होती है। यांगजिंग उसको रोकती है और क्या हुआ कहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि कुछ नहीं हुआ और मुझसे अभी कभी बात मत करना, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, और वो वहाँ से जीप में बैठ के चली जाती है। बाइजू के पापा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम्हारी कंपनी भी बैन हो गई, मतलब तुम्हें बैन कर दिया गया, अब तुम कुछ गाना भी नहीं गा सकते, तो तुम्हारे पास अब टाइम है, तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सिंगिंग विंगिंग में कुछ नहीं रखा हुआ है। बाइजू के पापा ये भी बात छेड़ती कि अब तुम्हें किसी को पसंद कर लेना चाहिए और उससे शादी कर लेनी चाहिए, और तुम्हारी फ्रेंड कितनी अच्छी है और अमीर घर की है, तुम्हें आगे चल के फिर फ़ायदा ही होगा और तुम्हें उससे अब शादी कर लेनी चाहिए। बाइजू की फ्रेंड बाइजू के ही पास जा रही होती है, लेकिन जब शादी की बात सुनती है तो वहीं पे गेट में खड़ी हो जाती है और उनकी बात छुप के सुन रही होती है।
लेकिन बायजू अपने पापा से कहता है कि मैं अपनी दोस्त को लाइक नहीं करता हूँ, मैं बल्कि अपनी असिस्टेंट यांगजिंग को लाइक करता हूँ और मैं उसी को ही आगे चल के लाइक करता रहूँगा। बायजू के फादर ये भी कहते हैं कि वो बहुत गरीब घर की है और वो इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ी क्योंकि तुम अमीर हो और अभी तुम्हारे पास टाइम भी है और तुम्हें फिर बाद में पछतावा ना हो। लेकिन बायजू कहता है कि मेरे को कोई पछतावा नहीं होगा, यांगजिंग बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत दिल की सच्ची है। बायजू कमरे से बाहर निकल जाता है तो वो देखता है कि उसकी दोस्त ने सारा कुछ सुन लिया है और बायजू कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहता हूँ था और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और सीधी लड़की हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मैं चीट करूँ। लेकिन बायजू की दोस्त काफ़ी अच्छी होती है और वो गले लगा के कहती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन ऑल द बेस्ट तुम्हारी आगे के लाइफ के लिए। बायजू जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड वहाँ पे हैं और कहते हैं कि अभी आपका घर नहीं रहा, क्योंकि उसके फादर ने उसको सब कुछ बंद करवा दिया था कि अब वो किसी घर में भी नहीं रह सकता। बायजू अपना सारा सामान पैक करके एक होटल में जाता है, लेकिन होटल में जाने पे कार्ड स्वाइप करने पर उसका कार्ड भी ब्लॉक बताया होता है और बायजू के फादर ने उसका कार्ड भी ब्लॉक कर दिया होता है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता है बायजू की। अब बायजू को कुछ समझ में नहीं आता और वो सीधा यांगजिंग के घर जाता है और यांगजिंग जब देखती है बायजू को उसके घर के बाहर खड़े होते हुए तो यांगजिंग उसको अंदर लेके जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे आधी रात को क्या कर रहे हो। बायजू कहता है कि मेरे फादर ने मुझे जो है घर से निकाल दिया और मैं अपने घर में भी नहीं जा सकता हूँ और ऊपर से मेरा कार्ड भी जो है ब्लॉक कर दिया, तो आज रात में क्या है यहाँ पे रुक सकता हूँ। और ये बात सुन के यांगजिंग की आज रात यहाँ पे रुकना, तो यांगजिंग उसको घर से बाहर निकालती है। 你给我出去！你不出去，你就 बायजू कहता है मैं सोफे में ही सो जाऊंगा और फिर यांगजिंग हाँ कह देती है, लेकिन बायजू को तब पता चलता है कि उसकी दोस्त भी जो है बाहर चली गई है घर से खाली करके। तो बायजू फटाफट से उसकी दोस्त के कमरे में जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पे सोऊंगा, बस आज ही रात की बात है। अगले दिन बायजू बहुत जल्दी उठ चुका होता है और वो यांगजिंग के लिए भी खाना बना के रखता है और यांगजिंग और बायजू बाहर निकल जाते हैं साथ में। बायजू अपनी कार बेचने के लिए लगा देता है ऑनलाइन में कि कोई भी उसकी कार खरीद सकता है ताकि उसको थोड़े पैसे मिले, और जब बेचते टाइम उसको स्टार्टिंग में थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं जिससे लेके वो थोड़ा घर चले जाता है। यांगजिंग को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बायजू को अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और पहली बात उसको कंपनी ने बैन कर दिया और अब वो पैसे भी नहीं उसके पास और उसने अपनी कार भी बेचने के लिए लगा दी है। अब कंपनी का सीईओ आर्टिकल राइटर से बात कर रहा होता है और कहता है कि अब आगे चल के हमारा कंपटीशन होने वाला है अमेरिका में और वहाँ पे तरह तरह के सिंगर्स आएंगे, तो हम ज़रूर जीतेंगे उस कंपटीशन में और तो आपको जो है अच्छा अच्छा लिखना है। और वो आर्टिकल राइटर भी खुश होता है क्योंकि अब तो बहुत ही अच्छा सिंगर जो है जिरुई है वो आ चुका है उस कंपनी में। हेयर स्टाइलर भी अब जिरुई से काफ़ी अच्छे से बात करने लग जाता है क्योंकि अब बायजू वहाँ से निकल चुका है और हेयर स्टाइलर अगर जिरुई से अच्छे से बात नहीं करेगा तो उसको भी अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी, तो इसलिए अब वो जिरुई से भी काफ़ी अच्छे से बात करने लग गया है, वरना वो जिरुई की तरफ देखता भी नहीं था और उसको इग्नोर मारता था। सीईओ और उसकी वाइफ काफ़ी खुश दिख रहे थे, लेकिन वो अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं खुश हो के। उनकी बेटी बताती है कि मैंने एक गाना लिखा है और उसको मैं लॉन्च करने वाली हूँ और अब प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट देना। और ये बात सुन के उनके मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी ने गाना लिखा है। वीडियो कॉल करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सीईओ और वाइफ उसकी आपस में फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं और उसकी वाइफ कहती है सीईओ की कि मैं सिर्फ नॉर्मल इसलिए बात कर रही थी तुमसे उस टाइम पे क्योंकि मेरी बेटी थी वहाँ पे और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ और ना उसको पता लगना चाहती हूँ कि हमारे बीच में लड़ाई हो रखी है और तुम्हारे पापा कितने ख़राब है। यांगजिंग अपनी दोस्त से मिलने जाती है उसके ऑफिस और कहती है कि सॉरी और किस बात पे गुस्सा हो वो तो बता दो मुझे, जिस पे उसकी दोस्त उसको कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। जिस पे यांगजिंग कहती है कि बायजू के डैड ने उसको घर से निकाल दिया तो वो अब मेरे ही घर में रह रहा है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। और यहाँ से पता चलता है कि उसकी दोस्त कितनी अच्छी थी, अच्छे से दोस्ती निभा रही थी अपनी और अभी भी वो ज़्यादा गुस्सा नहीं है यांगजिंग से। यांगजिंग अब बायजू को घर से बाहर नहीं निकालती और बायजू उसकी मदद करता है हर काम में। जिरुई का इंटरव्यू होता है जिसमें बहुत सारे फैंस आते हैं जिरुई को और जिरुई यहाँ पे बोलता है कि एक कंपटीशन है अमेरिका में और उसमें मैं ज़रूर जीतूंगा। ये इंटरव्यू बायजू टीवी से देख रहा होता है और कहते हैं कि अगर मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेता तो ज़रूर फर्स्ट आता और इस जिरुई को भी मैं ज़रूर हरा देता है। और ये सुन के यांगजिंग हंसने लगती है और कहती है फिर क्यों नहीं तुम पार्टिसिपेट ले लेते और तुम सिंगिंग सीखो और बाकी इंतज़ाम मैं करने की कोशिश करती हूँ।
बाइजू ने अब सिंगिंग जो छोड़ी थी अब वो दोबारा से शुरू कर देता है और अंकल की मदद लेके वो सीखने लग जाता है सिंगिंग। यांगजिंग अपने अंकल से मिलने आई होती है, तब उसके अंकल कहते हैं कि बाइजू ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और काफ़ी अच्छा कर रहा है वो, और अपना नाम लेके बाइजू को भी समझ सुनाई दे जाती है सारी बात और वो मनी मन खुश हो रहा होता है। बाइजू अंकल के पास जाता है और बताता है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रहा हूँ, जिस पर अंकल पहले मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा गला अभी ढंग से ठीक नहीं हुआ और तुम अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लोगे। बाइजू काफ़ी मनाता है और यांगजिंग भी मनाती है, जिससे अंकल कहते हैं कि ठीक है तुम ले सकते हो कंपटीशन में पार्टिसिपेट। मिस लीना को पता नहीं होता कि बाइजू को अच्छे से बैन कर दिया। जब उसको पता आता है तो वो सीईओ के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कंपनी में करने को, वो बकवास सिंगर्स को देखने के अलावा। मुझे तो नहीं करना अब ये जॉब, और तुमने मेरे साथ धोखा क्यों करा। मिस लीना कहती है कि तुम हमेशा अपनी बीवी की बात सुनते हो, बल्कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद भी करी। लेकिन सीईओ कहता है कि वो तुमने सिर्फ मदद की थी और उसके बदले मैंने तुम्हें बना तो दिया ना वाइस प्रेसिडेंट। तो जिस पे मिस लीना कहती है कि तुमने कभी मुझे लाइक भी करा, जिस पे सीईओ अपनी वाइफ की फ़ोटो देखने लग जाता है और मिस लीना को पता चल जाता है कि उसने सिर्फ मेरे साथ चीट करा है पैसे पाने के लिए। मिस लीना वहाँ से चली जाती है और उसके बाद फिर इसका ड्रामे में कहीं पे भी सीन नहीं दिखाया जाता। जीरुई सीईओ से मिलने जाता है और कहता है कि मैं इस कंपटीशन के लिए एक नया गाना लिखना चाहता हूँ, जिस पे सीईओ पहले मना करता है, लेकिन जीरुई कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूँगा उस गाने के लिए, क्योंकि मेरे को जो गाना तुमने लिख रखा है वो अच्छा नहीं लगा है। सीईओ मान जाता है क्योंकि जीरुई बहुत ही अच्छा सिंगर था। बाइजू सीईओ के पास जाता है और चिल्ला के कहता है कि क्या मुझे आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने देंगे, भले ही आपने बैन कर दिया, बस मुझे कंपटीशन के लिए एंट्री टिकट दे दो। लेकिन कंपनी का सीईओ नहीं मानता। बाइजू कहता भी है कि मेरे को अब समझ आ गया है सिंगिंग के बारे में और अब मैं पूरी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ और मेरे को पता चल गया है कि सिंगिंग करना कोई ड्रीम नहीं होता, वो एक हमारी मेहनत होती है और ये हमें सिर्फ करते रहना चाहिए, ना कि किसी चीज़ को जीतने के लिए। प्लीज़ मुझे करने दो। जिस पे सीईओ कहता है कि लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन बाइजू कहता है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें बीमारी है, और बाइजू वहाँ से गुस्से में चले जाता है। सीईओ की वाइफ बाइजू और अपने पति की बात सारी सुन लेती है और जब बाइजू जा रहा होता है तो उसकी कार रोक के कहती है कि अब मुझे लगता है कि तुम में इम्प्रूवमेंट आ गई है और ऑल द बेस्ट कंपटीशन के लिए। बाइजू अब इम्प्रूवमेंट करता है, पूरी मेहनत करता है और यांगजिंग कहती है कि तुम उस चीज़ की चिंता मत करो, एंट्री की मैं पूरा इंतज़ाम कर लूँगी और मैंने सोच लिया है। जिस पर बाइजू पूछता है लेकिन यांगजिंग नहीं बताती। यांगजिंग आर्टिकल राइटर के पास जाती है और कहती है कि प्लीज़ बाइजू को एंट्री लेने देना, लेकिन वो नहीं मानता और यांगजिंग को चकमा दे के वहाँ से भग जाता है। यांगजिंग को बाइजू के डैड बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ तुमसे, पहले मैं तुमसे बात नहीं कर पाया लेकिन आज बात करने के लिए बुला रखा है। बाइजू के डैड यहाँ पे यांगजिंग को भड़काने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि बाइजू को मनाओ कि तुम ये सिंगिंग विंगिंग में कुछ नहीं रखा, इतना बड़ा उनका ख़ानदानी एक दुकान है और उसको वो संभाल सकता है आगे। लेकिन यांगजिंग को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि आपको अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो उसका ड्रीम है, उसको करने दो ये सब काम, और आप पैसों का आगे करोगे भी क्या। बाइजू का डैड यहाँ पे बात छेड़ देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे बेटे को लाइक करती हो और उसको सिर्फ अपनाना चाहती हो और तुम ये भूल गई कि वो इतना अमीर है, वो अभी भले ही तुम्हें लाइक करता हो लेकिन क्या पता आगे चल के ना करे और हम उसकी शादी तुम्हारे जैसे गरीब घराने से नहीं करेंगे और वो बाद में तुम्हें छोड़ भी देगा। ये बात यांगजिंग को अच्छी नहीं लगती और वो पूरे रास्ते यही बात सोच सोच के जा रही होती है। घर उसको टेंशन होती है और उसको बाइजू के फादर की बात सच लग रही होती है कि शायद से आगे चल के बाइजू मुझे छोड़ भी सकता है। वो घर चली जाती है और अब बाइजू से थोड़ा कम ही बात करती है और उसको इग्नोर मारती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 35, 36, 37, 38 और 39 कंप्लीट होता है। थैंक यू।